4 बांझ बहुएं लाई 4 बच्चों वाली छोटी बहू। साक्षी, अवनी, नीलम और नेहा चारों बहुएं रसोई में खाना बना रही हैं। साक्षी रोटियां बेलते हुए कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज खाने में काफी देर हो रही है। अब तक तो सभी को भूख लग गई होगी। हाँ साक्षी भाभी, वैसे तो हमारा इतना बड़ा परिवार है कि खाना बनाने में हमें देर हो ही जाती है। वैसे भाभी अच्छा हुआ कि मैंने रात को ही सब्जियां काट कर रख दी थी, नहीं तो ज्यादा देर हो जाती। ससुर जी को अब तक चाय नहीं गई, ऐसा करती हूँ कि चाय बना लेती हूँ, वो आते ही होंगे ये कहने, अरे नेहा बहू जरा चाय तो पिला दो, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है। नेहा की बात सुनकर तीनों हंस पड़ती हैं। तभी वहाँ उनके ससुर जी आते हैं और कहते हैं, अरे नेहा बहू, जरा मेरे लिए चाय तो बना दो, मुझे तो तुम्हारे हाथ की ही चाय पसंद है। हाँ हाँ पिताजी, मैंने चाय चढ़ा दी, थोड़ी देर में ला रही हूँ। ये सुनकर गोपाल वापस चला जाता है। तब सभी बहुएं आपस में मिलकर हंसने लगती हैं। नेहा अपने ससुर जी को चाय बनाकर हॉल में देने के लिए जाती है। तभी उसकी सास कहती है, नेहा बहू अब जल्दी से नाश्ता लगा दो, वरना घर के सभी मर्दों को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। हाँ माँ जी, नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, बस हम नाश्ता लगाने ही जा रहे हैं। ऐसा कहकर नेहा रसोई में जाती है और सभी के साथ मिलकर नाश्ता लगाती है। नाश्ता करते हुए नीलेश कहता है, आज तो नाश्ते में बना उपमा बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे भैया, कल मुझे जो अपने ऑफिस की फाइल दी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। बातें करते हुए वो लोग नाश्ता करते हैं और सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चारों भाई एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे थे, तब नीलम कहती है, सुनिए, आज संडे है, आप चारों भाई हम चारों बहुओं को मार्केट शॉपिंग के लिए ले चलिए। वैसे भी आप लोग बहुत बिजी रहते हो, तो कम से कम इसी बहाने संडे को अपनी बीवियों को समय दे दीजिए। ठीक है नीलम, तुम सब लोग तैयार हो जाओ तो हम सब साथ मिलकर मार्केट चलेंगे। माँ पिताजी, ये सभी भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, तो आप दोनों मेरे साथ चलिए। मेरी तो पत्नी है नहीं जो मैं उसे लेकर जाऊं। देवर जी, आपको तो कब से कह रहे हैं कि जल्दी से शादी कर लो, आपको ही कोई लड़की पसंद नहीं आती। साक्षी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर चारों बहुएं अपने पतियों के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ती हैं। वो लोग मॉल जाकर अपने लिए कुछ चीजें खरीदते हैं। मॉल से जैसे ही वो बाहर आते हैं, तभी एक बच्चा दौड़कर आता है और साक्षी की साड़ी पकड़कर पीछे से खींचने लगता है और मम्मी मम्मी कहने लगता है। साक्षी जैसी पलट कर देखती है तो वो बच्चा उसे बहुत प्यारा लगता है। साक्षी उसे गोद में उठा लेती है और कहती है, कितना प्यारा बेटा है ना, लगता है इसने मुझे ही अपनी मम्मी समझ लिया। हाँ साक्षी, तुम सच कह रही हो, बहुत प्यारा लग रहा है ये बच्चा, और अब तो मुझे भी अपना एक बच्चा चाहिए। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मेरा बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है। जल्दी ही हम भी अपना बच्चा प्लान करेंगे। साक्षी नीलेश की इस बात पर मुस्कुरा देती है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और सभी अपना अपना खरीदा हुआ सामान अपने माता पिता को दिखाने लगते हैं। तभी नीलेश छोटे से जूते अपनी माँ को दिखाते हुए कहता है, देखो माँ, ये शूज मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने ले लिए। जब मेरा बेटा होगा ना तब मैं उसे पहनाऊंगा। हाँ बेटा, पता नहीं वो शुभ दिन हमारे घर में कब आएगा, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। वैसे बेटा, मैं तो कहती हूँ तेरी शादी को इतने दिन हो गए, घूमना फिरना शौक सब कुछ हो गया, अब तुम लोगों को बच्चों की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर चारों बहुएं गुस्सा हो जाती हैं। तब साक्षी कहती है, क्या माँ जी, आप हर वक्त बच्चा बच्चा ही लगाए रखती हैं। क्या शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है? बच्चे के अलावा क्या अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है बच्चे की, कर लेंगे जब करना होगा। माँ जी, जब जेठानी जी को बच्चे नहीं चाहिए तो हमारी शादी भी उनके बाद हुई है, तो हम क्यों बच्चे पैदा करें? अभी हमें बच्चों के झंझट में नहीं फंसना। ऐसा कहकर चारों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और उनके जाने के बाद मोहिनी कहती है, पता नहीं मेरी बहुओं को बच्चे क्यों नहीं पसंद। बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, तुम लोग भी तो अपनी अपनी पत्नियों को नहीं समझाते। ओ माँ, अब बच्चा पैदा करने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। उनका मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना भी तो बहुत जरूरी है। अगर वो समय चाहती हैं तो जाने दो ना, जब वो चाहेंगी तभी बच्चा होगा। ऐसा कहकर चारों बेटे भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन मोहिनी बाहर बैठकर धूप सेक रही थी। तभी सरला अपनी पोती को गोद में लेकर उसे खिलाती हुई वहां आती है और मोहिनी से कहती है, देख रही हो मोहिनी बहन, मेरी पोती जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे शरारती भी हो रही है, और मेरा तो सारा समय इसी के साथ कट जाता है। हाँ सरला बहन, तुम्हारी पोती सच में बड़ी प्यारी है, बिल्कुल राधा जैसी। अब ऐसे मोहिनी बहन, तुम्हारे घर पोता पोती कब आ रहे हैं? पूरे मोहल्ले वालों को इंतजार है कि तुम्हारी बहुएं कब खुशखबरी सुनाएंगी। उनकी शादी को भी काफी समय हो गया है।
सरला बहन, बच्चों का इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन भगवान ही जाने मेरी बहुएं कब बच्चे करेंगी और कब मुझे ये सुख मिलेगा। आजकल की बहुएं तो किसी की सुनती भी नहीं है। नेहा दरवाजे पर खड़ी अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। ये सारी बातें सुनकर नेहा मनी मन कहती है, मेरी सास को तो बच्चों के अलावा बात करने के सिवा जिंदगी में कोई काम बचा ही नहीं है। ऐसा कहकर नेहा गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन गोपाल घर आता है तो उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। ये देखकर मोहिनी खुश होते हुए कहती है, अरे ये क्या जी, किसका बच्चा ले आए? वैसे बड़ा ही प्यारा बच्चा है। हमारा पड़ोसी हीरालाल है ना, उसका पोता है। मोहल्ले में खेल रहा था तो मैंने उसे चॉकलेट दिलाई और अपने साथ घर ले आया। अच्छा क्या जी, मैं भी थोड़ी देर इसके साथ खेल लेती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी भी उसके साथ खेलने लगती है। मोहिनी और गोपाल को बच्चे के साथ खेलते हुए सभी बहुएं देखती हैं। थोड़ी देर बाद गोपाल उस बच्चों को वापस लेकर चला जाता है। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन सुबह सुबह मोहिनी अपनी चारों बहुओं को बताती है, साक्षी, अवनी, नीलम और नेहा बहू, तुम्हारी दादी सास कल सुबह की गाड़ी से ही हमारे यहाँ आ रही हैं। अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी दादी माँ बहुत दिनों से घर नहीं आई। अवनी, दादी माँ की आओ भगत में कोई कमी मत रखना। वो गांव में रहती हैं, कभी कभी हमसे मिलने आती हैं। वैसे माँ जी, दादी माँ हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहती? बहू, वो अपने गांव की मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहती। कहती हैं कि उस गांव से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वैसे तुम लोगों के लिए अच्छा ही है, माँ कुछ ज्यादा ही कड़क है। अगर वो यहाँ रहती तो तुम्हें दिक्कत हो जाती। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की गाड़ी से सविता उनके घर आ जाती है। सभी लोग सविता के पांव छूते हैं और बैठकर उनसे बातें करते हैं। बातों बातों में सविता कहती है, इतना बड़ा परिवार है और तुम लोगों की शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस घर में एक भी पोता पोती की किलकारी नहीं गूंजी। और मोहिनी, तू भी अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहती? क्या बताऊं माँ जी, मैं तो इन्हें रोज कहती हूँ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं साल में एक ही बार यहाँ आती हूँ। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे तुम लोगों के घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देनी चाहिए। और अगर तुम लोग हमारे घर को बारिश नहीं दे सकती तो मैं अपने पोते की शादी दोबारा से करवाऊंगी। सविता की बातों का कोई पलट कर जवाब नहीं देता और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद चारों बहुएं खाना बनाकर सभी को परोसती हैं। सभी लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह सविता अपने घर वापस चली जाती है। चारों बहुएं दिन भर काफी परेशान रहती हैं। रात को चारों अपने अपने कमरे में अपने पतियों से बात कर रही हैं। नीलेश साक्षी से कहता है, क्या बात है साक्षी, तुम बच्चों को लेकर इतनी सख्त क्यों हो? हमारी शादी को काफी समय हो गया है, अब हमें बच्चों की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। नीलेश की बात का साक्षी कोई जवाब नहीं देती। ऐसी अपने अपने पतियों की बातों पर बाकी की 3 बहुएं भी चुप रह जाती हैं। अगले दिन चारों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं। घर के मर्द ऑफिस चले जाते हैं और सास भी पड़ोस में बैठने चली जाती हैं। ससुर भी कहीं चले जाते हैं। तब चारों मिलकर कपड़े धोती हैं और चारों छत पर कपड़े फैलाते हुए एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, दादी माँ तो इतनी बड़ी धमकी देकर गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। भाभी, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी पोल ही खुल जाए। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही होगा, वरना दादी सास तो हमें घर से निकलवा कर ही छोड़ेंगी। भाभी, मैं तो ये कहती हूँ कि हमें अपने छोटे देवर की शादी कर देनी चाहिए। कम से कम देवरानी आएगी तो हमें उसके बच्चे तो मिलेंगे। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो, हमें इस बारे में माँ जी से बात करनी चाहिए। वैसे कल देवर जी का 28वां जन्मदिन है, क्यों ना हम कल ही उनसे देवर जी की शादी की बात करें। हाँ भाभी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले दिन चारों बहुएं मिलकर अपने देवर के लिए केक लाती हैं और साथ ही गिफ्ट भी लाती हैं। रात को सभी मिलकर घर में केक काटते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। उसके बाद केक खाते हुए अपनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, देवर जी की भी शादी की उम्र हो गई है, 28 के हो चुके हैं आज वो पूरे। आपको उनकी भी शादी कर देनी चाहिए, फिर आपकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उतर जाएगा और आप गंगा नहा आएंगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। सोचती हूँ तीर्थ यात्रा पर जाकर भगवान से बच्चे मांग लूं। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में कभी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। ओ माँ जी, आप तो हर बात को बच्चों से ही जोड़ देती हूँ। वैसे मैं कह रही थी कि देवर जी के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी आप हमें दे दीजिए। हम अपनी पसंद से बहुत अच्छी देवरानी लेकर आएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग रहने दो, मैं अपनी पसंद से बहू ढूंढ लूंगी। पता नहीं, तुम लोग अपनी तरह ही ले आओ, जिसे बच्चों से प्यार ना हो तो क्या फायदा। हाँ मोहिनी, तुम सही कह रही हो। हमारे राहुल के लिए तो बहू तुम्हें ही ढूंढनी चाहिए।
अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अपनी बहुओं पर भरोसा नहीं है क्या? अब इस बुढ़ापे में कहाँ आप लड़की ढूंढती फिरोगी? वो चारों अपने हिसाब से लड़की देख लेंगी। हाँ माँ जी, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि हमारे होते हुए आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है भला। माँ, भाभी सही तो कहती हैं। वैसे भी आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए आप घर में आराम कीजिए। और भाभी, आप लोग मेरे लिए जल्दी से अच्छी एक लड़की सुंदर ढूंढ लीजिए। अब मुझे भी शादी करनी है। अरे देवर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब हम आपकी चिटमंगनी और पट ब्याह कराएंगे। और मुझे आपकी शादी पर वो गाना भी तो गाना है, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। अपनी भाभीियों को इस तरह अपनी शादी के लिए खुश देखकर आकाश भी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन चारों बहुएं साक्षी के कमरे में बैठकर बात कर रही हैं। साक्षी कहती है, देखो, मैंने कुछ लड़कियों की फोटो मंगवाई है अपने देवर के लिए। ये लड़की मुझे सीधी सादी लग रही है और हमारे ही शहर की है। चलकर इसे देख लेते हैं। हाँ भाभी, सीधी सादी है, जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाएगी और ऐसे हम दादी माँ की डांट खाने से भी बच जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? चलो आज ही तैयार होकर हम इस लड़की को देखने के लिए चलते हैं। चारों बहुएं तैयार होती हैं और फिर थोड़ी देर बाद कांता को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाती हैं। कांता उन्हें बहुत पसंद आती है। फिर वो अपने देवर की शादी की बात कांता की माँ से करती हैं। सारी बातें जानने के बाद कांता की माँ कहती है, माफ करना बेटा, लेकिन तुम लोगों का परिवार बहुत बड़ा है। मैं इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी को नहीं दूंगी। चारों बहुएं मायूस होकर घर लौट आती हैं। उसके बाद वो कुछ और भी लड़कियां देखती हैं, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साक्षी सबसे कहती है, हमारी तो कहीं बात ही नहीं बन पा रही, अब क्या करें? वैसे भाभी, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि किसी डिवोर्सी को देवरानी बना कर ले आए। पहले से उसके बच्चे भी होंगे, इस तरह हमें बच्चे भी मिल जाएंगे और देवर जी की शादी भी हो जाएगी। भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग बताइए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मुझे भी ये ठीक लगता है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब तो यही एक तरीका है जो हमें दादी माँ के गुस्से से बचा सकता है। और मेरी रिश्तेदारी में तो ऐसी ही एक लड़की है भी, उसका नाम है सुप्रिया। तो नेहा, देर किस बात की है? तुम आज ही उस लड़की से बात करो। कल हम उसे देखने के लिए उसके घर चलते हैं। अगले दिन चारों बहुएं सुप्रिया के घर पहुंच जाती हैं और उससे शादी की बात करती हैं। सारी बातें सुनकर सुप्रिया अपने बच्चों को देखते हुए कहती है, देखिए, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ये मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं, अंकित और अंशुल, और ये दोनों जुड़वा छोटी बेटियां हैं, मीनल और रीनल। इन्हें छोड़कर मैं कहीं शादी नहीं कर सकती। अरे सुप्रिया, तुम्हें अपने बच्चे छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? इतने प्यारे बच्चों को कोई छोड़ता है भला? बल्कि हम तो तुम्हारे बच्चों की वजह से ही तुम्हें देवरानी बनाकर ले जा रहे हैं। क्या मतलब है आप लोगों का? मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि हम सभी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए तुम अपने बच्चों को मत छोड़ना। हाँ, लेकिन शादी के दिन तुम अपने बच्चों को अपने साथ मत रखना, पर विदाई के समय तुम अपने बच्चों को अपने साथ ले आना। सुप्रिया उन चारों बहुओं की बातों पर हाँ कह देती है। चारों बहुएं खुश होकर अपने घर लौट आती हैं और अपने देवर, सास, ससुर और सभी लोगों को सुप्रिया की फोटो दिखाते हुए कहती हैं, माँ जी, सुप्रिया बहुत सुंदर है, साथ में बहुत गुणी भी है। आप सबको वो बहुत पसंद आएगी, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम बहू? माँ जी, उसकी शादी काफी कम उम्र में हो गई थी, इसीलिए उसका डिवोर्स हो गया। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और मोहिनी कहती है, ये क्या बहू, तुमने मेरे बेटे के लिए एक डिवोर्सी लड़की ढूंढी है? माँ जी, उसके डिवोर्स में उसकी कोई गलती नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति उसे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। वो बेचारी बहुत अच्छी है। और माँ जी, बिना गलती के उसे सजा मिली है। हम बड़ा दिल करके उसे अपना तो सकते हैं। भाभी सही कह रही है। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि वो डिवोर्सी है। मुझे लड़की पसंद है और मुझे ये रिश्ता भी पसंद है। ये सुनकर चारों बहुएं खुश हो जाती हैं। अगले दिन सभी लोगों के पहुंचने से पहले साक्षी के कहने पर सुप्रिया अपने बच्चों को पड़ोसियों के घर भेज देती हैं। सभी लोग आते हैं और सुप्रिया उन्हें बहुत पसंद आती है। इस तरह से रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्दी ही शादी भी हो जाती है। विदाई के समय चारों बहुएं सुप्रिया के घर जाकर चारों बच्चों समेत सुप्रिया को विदा कराकर ले आती हैं। दरवाजे पर मोहिनी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। तभी सामने से सुप्रिया अपनी गोद में 2 बच्चे लेकर दरवाजे पर आती है। सुप्रिया की गोद में उन बच्चों को देखकर मोहिनी कहती है, अरे ये क्या, बहू तो अपने भाई बहन भी दहेज में लेकर आई है। तभी साक्षी और अवनी एक एक बच्चे को हाथ पकड़े सामने आती हैं और कहती हैं, नहीं माँ जी, ये देवरानी जी के भाई बहन नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं। ये सुनकर जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मोहिनी के हाथों से आरती की थाली छूटकर गिर जाती है और मोहिनी कहती है, ये तुम चारों क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे कुंवारे बेटे के लिए तुम 4 बच्चों की माँ ले आई हो? कुछ होश है भी या नहीं तुम्हें? माँ जी,
हमें अंदर तो आने दीजिए, बाकी बातें हम अंदर चलकर भी कर सकते हैं। अरे बहू, तुमने छुपाने लायक छोड़ा क्या है? क्या कमी थी तुम्हारे देवर में जो तुम 4 बच्चों की माँ ले आई उसके लिए? तुमने तो अपने देवर की जिंदगी खराब कर दी। इतना स्मार्ट लड़का और 4 बच्चों की माँ से शादी कर दी। जवाब क्यों नहीं देती तुम साक्षी? चुप क्यों हो तुम लोग? चारों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती हैं। तब नीलेश गुस्से में कहता है, साक्षी, ये क्या नाटक है सब? क्या सच में ये बच्चे सुप्रिया के ही हैं? हाँ नीलेश, यही सच। ये 4 बच्चे सच में सुप्रिया के ही हैं और ये सब कुछ हमने जानबूझकर किया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरे भाई की शादी 4 बच्चों की माँ से करवा दो? अरे बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। तुम चारों अपना सामान पैक करो और इस बहू को भी लेकर हमारे घर से चली जाओ। अमित भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन चारों की यही सजा है। निकल जाओ हमारे घर से, नहीं चाहिए हमें ऐसी धोखेबाज बहू है। अरे तुम लोगों ने पहले अंदर आने दो, उनकी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो लगे तुम वो करना। और वैसे राहुल बेटा, इतना सब कुछ हो गया लेकिन तू अब तक चुप है। पिताजी, आप लोग मुझे अंदर तो आने दीजिए, तब तो मैं कुछ बताऊंगा। अब दरवाजे पर खड़े होकर भला मैं क्या बताऊं आप लोगों को? राहुल के ऐसा कहने पर बिना कलश गिराए ही सुप्रिया हॉल में आकर बैठ जाती है। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, सभी पड़ोसी भी वहां मौजूद थे। तब साक्षी कहती है, माँ जी, मेहमानों को तो जाने दीजिए, उसके बाद हम घर की बातें आपस में मिलकर कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, घर की बात बची कहाँ है? तुमने तो मेरी नाक कटवा दी हर जगह। अब मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? दरअसल माँ जी, आपको हमेशा लगता था कि हम बच्चे नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमारी किस्मत में बच्चे हैं ही नहीं। क्या मतलब है इसका? साफ साफ बताओ। दरअसल सुरेश भैया, हम चारों ने अपना टेस्ट करवाया और टेस्ट में हमें ये पता चला कि हम कभी माँ नहीं बन सकते। हम ये बात आप लोगों को बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर जब हम देवर जी के लिए लड़की ढूंढने निकले तो काफी लोगों ने कहकर मना कर दिया कि इतने बड़े परिवार में वो लड़की नहीं देंगे। फिर हमारी मुलाकात सुप्रिया से हुई। सुप्रिया हमें बहुत अच्छी लगी और उसके बच्चों की भी इसमें क्या गलती है, यही सोचकर हमने सुप्रिया को अपनाने का फैसला किया। और माँ जी, इन चारों भली औरतों ने मुझसे कहा कि वो मेरे बच्चों को खुद अपना लेंगी। भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरे बच्चों को माँ मिल जाए। इसीलिए मैं भी तैयार हो गई। माँ जी, हमने जो भी किया इस घर में बच्चों की किलकारियां लाने के लिए किया, ताकि आपका सपना पूरा हो सके। वैसे राहुल, तू क्यों चुप है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे सब कुछ पहले से ही पता था? पिताजी, मुझे कोई बोलने का मौका देगा तब मैं बोलूंगा। हाँ हाँ बेटा, तुझे तो बोलने का पूरा अधिकार है। इन सब ने मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है चाची, मैंने ये शादी किसी दबाव में आकर नहीं की। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। ये तू क्या कह रहा है राहुल? तू होश में तो है? तूने 4 बच्चों की माँ से शादी अपनी मर्जी से कर ली? दरअसल माँ, एक दिन जब मैं अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था, तब चारों भाभियां मेरे पास आईं। देवर जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ भाभी, बताइए, आपको क्या बात करनी है? दरअसल देवर जी, आप जिस लड़की को देख कर आए हो ना, उसके 4 बच्चे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हो भाभी? उसके 4 बच्चे हैं तो फिर हम भला उसे देखने क्यों गए थे? देवर जी, वो लड़की बहुत अच्छी है। उसके डिवोर्स में उसकी कोई गलती नहीं। उसके पति का अफेयर था, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया और उसके 2 जुड़वा बच्चे हो गए। तो क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है? वैसे देवर जी, उस लड़की से शादी करने में हमारा अपना भी स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ भाभी? मैं समझा नहीं। दरअसल देवर जी, हमने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि हम चारों कभी मां नहीं बन सकते। अगर आप उस लड़की से शादी कर लेते तो उसके 4 बच्चे हम रख लेंगे। देवर जी, उस लड़की पर ना सही तो हम चारों पर दया कीजिए। अगर आप चाहें तो हम सबकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ सकती है। ऐसा कहकर चारों बहुएं राहुल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। तब राहुल उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं भाभी, आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सच में वो लड़की बहुत अच्छी है और आप सच कह रही हैं कि उसके डिवोर्स में उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। और वैसे भी आप लोगों की जिंदगी में खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? मुझे ये शादी मंजूर है। और फिर मैं सुप्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो गया। माँ जी, अगर इसके बाद भी आप मुझे नहीं अपनाना चाहती हैं तो मैं हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। प्लीज आप लोग मेरे कारण इतना दुखी मत होइए। अरे मोहिनी बहना, मान भी जाओ, इतनी अच्छी बहू है तुम्हारी जो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़कर जाने को भी तैयार है।
हाँ मोहिनी बहन, ऐसी बहू तुम्हें कहाँ मिलेगी, और तुम्हारे एक फैसले से तुम्हारी 5 बहुओं का घर बस सकता है। माँ, सोच समझ लो, आपके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। काफी देर चुप रहने के बाद मोहिनी सभी लोगों से कहती है, मैंने सोच लिया है सुप्रिया बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे ही घर में रहोगी, तो आप बच्चे मेरी बहुओं को माँ कहेंगे। सच माँ जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जिंदगी खराब होने से बचा ली। साक्षी बहू, अब खड़ी खड़ी यहाँ आंसू क्यों बहा रही हो? जल्दी से जाओ और आरती की थाली लेकर आओ और सुप्रिया की आरती उतारो। साक्षी जल्दी से अंदर जाती है और आरती की थाली लेकर सुप्रिया की आरती उतारती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पड़ोसन भी खुश होकर अपने घर चली जाती हैं और सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह मोहिनी उठकर हॉल में आती है तो देखती है कि सुप्रिया के चारों बच्चे हॉल में खेल रहे थे। उसकी 5 बहुएं बच्चों की सेवा में लगी हुई थी और गोपाल भी बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ये सब देखकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आखिर आज मेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंज गई। साक्षी बहू सुप्रिया की मुंह दिखाई और बच्चों के स्वागत का फंक्शन करने की तैयारी करो। हम दोनों फंक्शन धूमधाम से एक साथ ही करेंगे। और सुनिए जी, आप माँ जी को खबर कर दीजिए कि कल हम ये फंक्शन रख रहे हैं। वैसे भी तबीयत खराब होने की वजह से शादी में वो नहीं आ पाई। हाँ मोहिनी, मैं अभी माँ को खबर कर देता हूँ। सभी लोग खुशी खुशी अगले दिन के फंक्शन की तैयारी करते हैं। अगले दिन फंक्शन शुरू होता है। सभी मेहमान आ चुके थे और सुप्रिया की मुंह दिखाई हो रही थी। साथ में बच्चों को भी तिलक लगाया जा रहा था। तभी सविता भी वहां आ जाती है। वो सुप्रिया के पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, सुप्रिया बहू, माफ करना, तबीयत खराब होने की वजह से शादी में मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन अब तुम्हें आशीर्वाद देने आ गई हूँ। सुप्रिया अपनी दादी सास के पैर छूती है। तभी दादी सास को सुप्रिया की गोद में 2 बच्चे और आजू बाजू बैठे 2 बच्चे दिखाई देते हैं। ये देखकर सविता हैरान रह जाती है और कहती है, अरे ये क्या बहू, ये तुम्हारे भाई बहन है क्या जो तुम्हारे आसपास बैठे हैं? तुम्हारे माता पिता इन्हें संभालने के लिए नहीं आए? सविता की बात सुनकर मोहिनी सविता को सारी बातें बताती है। सारी बातें जानकर सविता थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं। साक्षी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मुझे तो लगता है दादी माँ बहुत गुस्सा करेंगी, वो नहीं मानेंगी। सासू माँ तो फिर भी जैसे तैसे मान गई, लेकिन अब हम दादी माँ को कैसे मनाएंगे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद सविता राहुल को अपने पास बुलाती है। राहुल भी टू माय चैनल, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।